हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 25 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, दूसरा होगा नफीस के बारे में, इसकी फुल फॉर्म जानेंगे हम आगे। तीसरा आर्टिकल होगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और चौथा और लास्ट का आर्टिकल होगा बेंटोइड गीको के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं क्यों न्यूज में आया। अभी आप जानते हो कि ये कुछ महीने पहले ये मिसाइल जो दागी गई थी, ये गलती से लॉन्च हो गई थी, और जिस वजह से गलती से लॉन्च हुई थी, उन ऑफिसर्स को क्या है, सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पे उन ऑफिसर्स को निकाल दिया। 3 ऑफिसर्स थे जिनकी वजह से, जिनकी गलती से मिसाइल लॉन्च हो गई थी। हालांकि इसमें कोई वार हेड नहीं था, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ये कि पाकिस्तान में गिरी थी, ऐसे इलाके में जाओ जहाँ पे आबादी नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से आपका ब्लंडर था। इससे आपका युद्ध भी स्टार्ट हो सकता था, लड़ाई स्टार्ट हो सकती थी दो देशों के बीच में। ठीक है, तो हम युद्ध में इन्वॉल्व हो सकते थे। तो ये लकीली मतलब कोई ऐसा डिजास्टर नहीं हुआ। पर उन पर कार्रवाई करते हुए, जिन ऑफिसर्स की गलती की वजह से ये लॉन्च हो गई, गलती से ही सही पर लॉन्च हुई है, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उनको सैक कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है। तो इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज में आई है। अब मेन है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, क्या काम है इसका, इस पर कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, और कितनी इसकी स्पीड है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स जब शुरू में डेवलप की गई थी, तो इसकी जो आपकी वो रखी गई थी, क्या नाम आपकी क्या नाम, रेंज जो रखी गई थी, जितनी रेंज तक की जा सकती है, मार कर सकती है, वो क्या है कि 400 प्लस तक रखी गई थी। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, मैक्सिमम इसकी रेंज 400 प्लस तक, यानी कि 400 प्लस किलोमीटर तक ये जा सकती थी। मगर क्या है, हमारी ट्रीटी है, ट्रीटी एमटीसीआर, मतलब अभी इसके बारे में आगे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। मतलब इसमें यह है कि ये हालांकि नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, इंडिया इसका मेंबर है। इसने कैप लगा दिया कि आप इसकी रेंज को आप 290 तक कर सकते हो। तो हमने इसकी रेंज को 290 तक इस पर कैप लगा दी कि 290 की इसकी रेंज रहेगी। तो अभी इसकी रेंज कितनी है, 400 नहीं है, इसकी रेंज अभी 290 हो गई। ठीक है, तो ये तो इसकी रेंज की बात हुई। ठीक है, अगर इसकी बात आगे बढ़ती जाए, तो जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था एमटीसीआर के बारे में, इसकी अगर फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म यह है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। यानी कि एक इस तरह की ट्रीटी है, इस तरह का आपका अनुबंध है, इस तरह का एग्रीमेंट है, जिसमें आपके 35 कंट्रीज आते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि आप ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स बना रहे हो, उन पर लगाम लगाइए, उनका प्रोलिफरेशन यानी कि उनका वो प्रसार ज्यादा ना हो, उनका बढ़ावा उन्हें ज्यादा ना मिले, जिससे कि आपका मास डिस्ट्रक्शन ना हो सके, ह्यूमनिटी पे कोई ऐसा खतरा ना मंडरा सके। तो थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए इस तरह की ट्रीटी बनी है। हालांकि नॉन बाइंडिंग है, कोई ऐसे आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा अगर इस पर आप नहीं लगाते हो, मगर एक मोरली एथिकली आपको बाइंड होना ही पड़ता है एक तरह से, क्योंकि जब कई कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज इससे जुड़े हुए हैं। तो इसने क्या किया, 290 इसकी किलोमीटर की आपकी रेंज कैप कर दी, यानी कि इतने तक ही आप इसको चला सकते हो। ठीक है, अब ये कब वो इंडिया कब इसका वो बना था मेंबर, एमटीसीआर। एमटीसीआर का 2016 जून में इसका मेंबर बन गया था एमटीसीआर का। इसने एंट्री कर ली थी इंडिया ने। इसकी रेंज एक्चुअल में तो वैसे यहाँ पे जो एक्सटेंड करने का बोला जा रहा है, कि अभी तो ये मान के चलो 450 है, तो एक्सटेंड टू 450 से, और बाद में इसे 600 किलोमीटर तक हम लेके जा सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशन आगे स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे, मगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन का हल्का सा आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं। 400 प्लस की इसकी रेंज है। मार्च नंबर जो है 2.8 है, यानी कि इसकी साउंड की स्पीड का 2.8 गुना स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इतने गुना आपका क्या है, ये आपकी स्पीड होती है इसकी। तो मार्च नंबर क्या होता है, आपका होता है स्पीड ऑफ आपकी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये होता है। तो टोटल आपको कितना हो गया, यानी कि 2.8, ये इतने गुना स्पीड ऑफ साउंड से ये चलती है, इतनी इसकी वेलोसिटी है। अगर इसके वेट की बात करें, 2.5 केजी टन इसका वेट है। ये है वार हेड के अलावा। वार हेड अगर इसमें 200-300 केजी का जोड़ दोगे तो और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वार हेड जो ये लेके जा सकता है, 200 से 300 केजी तक के वार हेड को लेके जा सकता है। और कितनी एल्टीट्यूड तक ये कर सकता है वार, आपको 15 केजी तक के एल्टीट्यूड तक, ये हाइट तक आपका वार कर सकता है, मतलब इतनी हाइट
तक ही जा सकती है। ठीक है, इसमें यही बताया कि फायर एंड फॉरगॉट टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। ये कई सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, ये सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक जो स्पीड जिसकी आपकी स्पीड साउंड से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग रेंज की है ये, इसकी अलग-अलग वेराइटीज़ है, तो ये सब इसमें बोला गया है। ठीक, ये सब इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा और जानते हैं अभी किसका जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर है आपका किसका, डीआरडीओ, जो कि हमारे इंडिया की आपकी डिफेंस की आर्म है, और जो एनपीओएम है जो कि आपकी रशिया की आर्म है, डिफेंस में जो काम करती है। ठीक है, तो इन दोनों का आपका जॉइंट वेंचर है। और जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया? ब्रह्मोस नाम आया हमारी जो इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे, और मोस्कोवा रिवर जो आपकी किसकी है, रशिया की है। इन दोनों की जॉइंट वेंचर है, तो दोनों ने अपनी जो बड़ी रिवर्स है उनके नाम के ऊपर इसको कंबाइन करके नाम रखा है। इसके अंदर टू स्टेज आपका स्टेजेस होती है, दो स्टेज होती है। एक पहली स्टेज जो आपकी होती है जिसमें कि सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है, जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है, और आप सॉरी फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में आपका लिक्विड रैमजेट इंजन होता है जिसमें आपका लिक्विड फ्यूल बर्न किया जाता है। ठीक है, ये इसमें मतलब ये है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितनी स्टेज होती है। इसमें दो स्टेज होती है। पहली स्टेज में आपका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है, यानी कि सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल बर्न किया जाता है। और सेकंड स्टेज में आपका लिक्विड रैमजेट इंजन होता है, जो कि इसमें लिक्विड फ्यूल को बर्न करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। दूसरा, इसकी रेंज का बन जाता है। अभी कई सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, आपकी लैंड से लॉन्च की जा सकती है, एयर से लॉन्च की जा सकती है, सी से लॉन्च की जा सकती है। इसमें मल्टी कैपेबिलिटी होती है, आपका मल्टी प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी लॉन्च करने की होती है। ठीक है, दूसरा, ये ऑल वेदर कंडीशन में आपका वर्क कर सकती है, दिन में भी वर्क कर सकती है, रात में भी वर्क कर सकती है। वेदर आपका कितना भी आपका फेंटेड हो, कहने का मतलब धुंध है, कोहरा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, जो कि आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके अंदर, दूर तक देखा नहीं जा सकता, तो उस वेदर में भी ये वर्क कर सकती है। फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल पे वर्क करती है। फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल ये होता है कि एक बार लॉन्च करने के बाद इसे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई चीज आपने लॉन्च कर दी तो उसे गाइड किया जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, इतने एंगल पे मुड़ना है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। मगर इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने इसका टारगेट सेट कर दिया, ये अपने पाथ को कंप्लीट करते हुए उसी टारगेट को हिट करती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया, फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल यही होता है। ठीक, मार्च स्पीड हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि फास्टेस्ट है, क्योंकि सुपरसोनिक है, और 3 गुना आपकी क्या है, साउंड की स्पीड से 3 गुना, लगभग 3 गुना ही हो गया ना। 2.8 अप्रोक्सीमेट 3 गुना ही होगी, अप्रोक्सीमेट 3 गुना ही होगा, यानी कि इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, लैंड से, एयर से कर सकते हैं, लैंड से कर सकते हैं, सी वाटर से कर सकते हैं। ये सब इसमें बताया गया है। ठीक, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि इंडिया इसके अंदर है, 2016 में इंडिया ने एंट्री की थी। तो ये क्या है, ये एक तरह का इनफॉर्मल है, यानी कि फॉर्मल नहीं है, मतलब एक तरह साइन नहीं किया गया कि बाइंडिंग नहीं है ये। ठीक है, फॉर्मल नहीं है। ठीक, इनफॉर्मल है, वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से जो भी देश आना चाहे इसमें आ सकता है। फिलहाल अभी इसमें 35 कंट्री है इंडिया को इंक्लूड करने के बाद, जिसमें इसराइल, मैसिडोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये सब वॉलेंट्री गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। मतलब जिसमें जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इन 35 जो कंट्रीज जो आई है, इनका काम यही है कि भाई जो इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है मिसाइल्स का, यूएवीज का, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है, कि जैसे कि इंडिया क्या है, इंडिया के पास यूएवी की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो आपका जो ये ड्रोन बता रहा है, उस ड्रोन बना रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप अच्छी क्वालिटी के ड्रोन नहीं बना सकोगे, तो बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदोगे ड्रोन्स बनाने के लिए। तो अब जब बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदोगे, आप ऐसी टेक्नोलॉजी ले लोगे, तो आप हाई क्वालिटी के ड्रोन बनाओगे, हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन बनाओगे, तो उससे क्या होगा, एक तरह से मास डिस्ट्रक्शन के वेपन तैयार करोगे। तो वो आप किसी देश के साथ लड़ाई होती है तो वो नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसके पास नहीं, तो वहां तो जाकर आप अटैक कर दोगे। तो इसका जो ये प्रसार हो रहा है, इसके बढ़ने को रोकने के लिए ट्रीटी क्या है, लॉन्च की गई थी। प्रोलिफरेशन मीन्स प्रसार, इसका एक्सपेंशन के जो मिसाइल बना रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आप इजाद कर रहे हो, उनके टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को और मिसाइल के प्रोलिफरेशन को, क्या आप ज्यादा मारक क्षमता वाले मिसाइल ना बनाए, जिनकी कैपेसिटी आपकी 500 केजी तक के वार हेड्स को लेके जा सकती है, और 300 केजी तक के उसको आपके रेंज में ये आपकी मार कर सकते हैं। इस तरह की
आपकी टेक्नोलॉजी को आप रोका जाए। ठीक है, इसके मेंबर्स जो है आपके प्रोवाइड करते हैं इस तरह की सप्लाईज को, यूए सिस्टम्स की जो टेक्नोलॉजी होती है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो नॉन मेंबर्स भी जो होते हैं उसको ये मतलब क्या है ना, कॉम्प्लायंस करते हैं। ठीक है, ये नॉन ट्रीटी एसोसिएशन जो है आपकी मेंबर्स की, जिसमें सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है कि किसके पास, किस देश के पास, अगर इंडिया के पास ऐसी यूएवी की टेक्नोलॉजी है तो वो शेयर करेगा कि हाँ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ताकि बाकियों को पता लगे और वो उसको कंट्रोल करने का काम करे। अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी प्रस्ताव इसमें यही है, ऐसी गाइडलाइंस है कि जैसा कि आप कंट्रोल कर सके, ऐसे लॉज बना सको। ठीक है, ऐसी एक्सपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि किसी दूसरे देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं है, वो दूसरे देश से हम इंपोर्ट कर ले, वो दूसरा देश एक्सपोर्ट करे। तो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हुई या किसी और ऐसे वेपन की टेक्नोलॉजी, तो इस पे लगाम लगाने का काम करता है ये। ठीक है, अब ये इसमें 1987 में ये आपका एमटीसीआर जो ये गाइडलाइंस आई थी, ये G7 जो कंट्री थी जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, U7 कंट्रीज ने इसकी कवायद की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, 1992 में इसमें क्या फोकस करा गया कि नहीं नहीं ये इतने तक ही सीमित नहीं रखना, हमें और भी चीजें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसमें मिसाइल जो टेक्नोलॉजी डिलीवरी की जाती है दूसरे देशों को, उसे भी इंक्लूड कर लिया गया, और जितने भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया 1992 में। ठीक है, 1987 में से टेक्नोलॉजी ये ऐसी थी आई। फिर उसके बाद ये बताया गया कि ये नॉन बाइंडिंग नहीं है, स्वेच्छा से कोई भी ज्वाइन कर सकता है और किसी के ऊपर पनिटिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे अगर उसको ये फॉलो नहीं करता है। तो ये सब इसमें बोला गया। 2016 में आपने इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, इसमें 35 मेंबर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, एमटीसीआर क्या है। ठीक है, इसमें कितने देश है, कौन कौन सी कंट्रीज है, ये बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हमारा नफीस के बारे में। नफीस किसी का नाम नहीं है, ऐसा लगता है कि नाम है किसी का। नफीस एक फुल फॉर्म है किस चीज की, इसकी फुल फॉर्म ये नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आगे नेशनल यानी कि किसी कंट्री की बात हो रही है, हम क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया की बात होगी। ऑटोमेटेड है कि अपना आप, फिंगरप्रिंट आपके जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, छाप होती है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ऐसा सिस्टम जो आइडेंटिफाई करेगा फिंगरप्रिंट को अपना आप ही, ऑटोमेटेड यानी कि एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया, डिजाइन किया गया है, इंडिया ने डिजाइन किया है कि जिसके अंदर आपकी फिंगरप्रिंट की पूरी आपकी इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। उनको ये क्या है, मान लीजिए आपके 20 लाख फिंगरप्रिंट डाल दिए गए और आपका कोई बंदा है जिसने क्राइम किया है, या हमें आइडेंटिफाई करना है ये बंदा क्रिमिनल है नहीं है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स को क्या करा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अगर वो आइडेंटिफाई कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, मान लीजिए किसी आपके जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसके फिंगरप्रिंट्स है, तो उसको आपको मैच कराना है, तो यहाँ पे आपने मैच कर डाटाबेस से मैच कराओगे, अगर वो मैच कर जाते हैं तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, सस्पेक्टेड जो है क्रिमिनल जो है उसको आपको पूरी तरह से वो आप उस पर वो कर सकते हो कि हाँ इसी ने ये मतलब क्राइम किया है, या कुछ जो भी जिसको जो भी इल्जाम है वो सब आप अपने डाटाबेस से उसे मैच कराओगे। तो ये किसने शुरुआत की है कि होम मिनिस्ट्री ने शुरुआत की, क्योंकि आपका ये सारा सिस्टम तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। ठीक है तो दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, दिल्ली पुलिस हो या पुलिस जो है। ठीक, तो अब ये जो है क्या नाम, होम मिनिस्ट्री ने शुरुआत की, तो सर्च ऑफ द क्राइम रिलेटेड फिंगरप्रिंट, यानी कि जिस आदमी ने क्राइम किया है, जिस पर हमें शक है, उसके आप फिंगरप्रिंट यहाँ पर सर्च करोगे, तो आप ऐसा डाटाबेस तैयार करोगे। तो नफीस एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम हो गया। तो ये क्या करता है, आपका 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर प्रोवाइड करेगा, यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो, तो उसमें आपका यहाँ पे क्या है कि ये 10 डिजिट का आपका एक प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ये नंबर है, इसकी ये आइडेंटिटी होगी 10 डिजिट का। ठीक, तो एक तरह से आपका यूनिक आइडेंटिटी उसे दे दी गई, यूनिक नंबर उसे दे दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने में, जिसने वो क्राइम किया है उसको अरेस्ट करने में सुविधा होगी, और हमको क्राइम को पकड़ने में सुविधा होगी। तो डाटाबेस को हम ये टटोल के इसका हम यूज कर सकते हैं, उसमें नंबर डालो और नंबर डाल के वो नंबर जिस फिंगरप्रिंट से मैच कर जाएगा दैट मीन्स वो आदमी क्रिमिनल है। तो इस तरह से, हालांकि इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है, पर हम उसमें नहीं जा रहे, सिर्फ हम नफीस के बारे में पढ़ रहे हैं। सिस्टम क्या है, ये सिस्टम फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, इसमें 10 डिजिट का आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक फिंगरप्रिंट नंबर अलोकेट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट को, जो कि किसी क्रिमिनल का है, जिस पर पहले चार्जेस लग चुका है या इन्वॉल्व रह चुका है उस तरह की एक्टिविटी में। तो ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द मच नीडेड यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरी अरेस्टेड पर्सन इन द CCTNS। CCTNS क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग
नेटवर्क एंड सिस्टम। ये आपका पूरा इसमें क्या है, डाटाबेस है जो कि क्राइम को और क्रिमिनल को ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये अभी इसे किसने डेवलप किया है, एनसीआरबी ने, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसको डेवलप किया है, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो चुका है, पहले ये मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन चुका है जिसने इसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, पूरे कंट्री में इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे भी क्राइम रिलेटेड आपको फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जैसे कि आपका क्राइम सीन है, वहां पे आप फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करते हो, और वो फिंगरप्रिंट आप अगर आपके डाटाबेस में सर्च करोगे तो आप पता लगा लोगे ना कौन आदमी था इस क्राइम के पीछे। ठीक है ना, तो क्योंकि फिंगरप्रिंट वहां पे डिटेक्ट कर दो, तो यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल में किया जा सकता है, पब्लिक सेफ्टी में किया जा सकता है, ई पासपोर्ट में किया जा सकता है, और आपका जो लेटेंट फिंगरप्रिंट पहले से ही आपके पास पड़े हो उनको मैच करने में किया जा सकता है, हेल्थ केयर वेलफेयर उसमें सुविधाओं में लॉन्च किया इसको यूज किया जा सकता है, नेशनल आईडी में इसको जो बनाई जाती है उसमें इसको प्रयोग किया जा सकता है, और वोटर रजिस्ट्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको बताए गए। अगला आर्टिकल हमारा है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। ठीक है, ये क्या है, देखिए अभी डीआरडीओ आप जानते हैं हमारी डिफेंस की आर्म है, जो कि पूरे डिफेंस के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी इजाद करती है। ये इंडियन नेवी के लिए आपका क्या क्या ये चीजें बनाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाती है, ऐसे इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, इससे आर्मामेंट्स तैयार करती है। ठीक, तो ये आपका सक्सेसफुली टेस्ट किया कहाँ से, ओडिशा का जो चांदीपुर कोस्ट है, यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए ये ओडिशा का मैप हो गया, ये आपका चांदीपुर कोस्ट है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे ये रहा चांदीपुर, तो यहाँ से इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया किसका, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इस मिसाइल का आपका लॉन्च किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा। ठीक है, कहाँ से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की पिक्चर है, और ये आपकी क्या है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो इसका आपका टेस्ट किया गया, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या है, इसे किस चीज के लिए डिजाइन किया, इसका डिजाइन तो किसी चीज के लिए किया गया होगा ना, कि भाई ये जस्ट ऐसी शो पीस के लिए इसे तो बनाया नहीं गया होगा। जो भी आपके देश पर, जैसे हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया के वासी है, इंडिया के ऊपर अगर किसी दुश्मन देश की तरफ से कोई ऐसी हवा में मिसाइल आती है, एयरबोर्न टारगेट्स आते हैं, कुछ एयरबोर्न ऐसी थ्रेट आती है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका आपका इसको बनाया गया है। कहने का मतलब मिसाइल मतलब एयर में ही अटैक करेगी। ठीक है, अर्थ पे भी अटैक करती है, एयर में अटैक करने के लिए इसको बनाया गया है, यानी कि स्ट्राइक हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट्स। जो भी आपके हाई स्पीड से जो भी कोई आपकी थ्रेट आ रही है एयर में, जैसे कि आप लेफ्टिनेंट हो, तो आप आपका जेट उड़ा रहे हो, ये फाइटर जेट उड़ा रहे हो, और आपके पीछे कोई मिसाइल आ रही है, तो आपको उसे न्यूट्रलाइज करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ये वाली इसका यानी कि जो आपकी ये मिसाइल है इसका यूज कर सकते हो। इसकी रेंज जो बताई है 40 से 50 किलोमीटर की रेंज है, और ये 15 किलोमीटर की हाइट तक आपका क्या है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी भी थ्रेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से पॉइंट्स को और जान लेते हैं, इसे किसने डिजाइन किया है। देखो डीआरडीओ की तीन आपकी फैसिलिटी, देखो डीआरडीओ जो है बड़ी संस्था है, उसके अंदर एक ही काम तो नहीं होता, कई चीजों पर काम चल रहा होता है, तो डीआरडीओ को भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, कई डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, उसके तीन डिपार्टमेंट तीन फैसिलिटीज ने मिलकर इसको इजाद किया है, इसको डेवलप किया है। ठीक है, किसके लिए, ताकि ये इंडियन जो नेवी है उसके हम वारशिप्स पे इसको डिप्लॉय कर सकें, वहां पे इसको लगा सकें। कहने का मतलब इंडियन नेवी के लिए ये यूज में आएगा, क्योंकि इंडियन नेवी जो वारशिप होता है वहां से इसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी यही है कि आपकी जो एरियल थ्रेट्स है उनको बहुत ही पास से इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब 2-4 किलोमीटर पे भी अगर रह गया हो, या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी दूरी पे है, मान लीजिए आपका शिप यहाँ पे है, और दुश्मन देश का शिप, दुश्मन देश की जो ये थ्रेट है, जो मिसाइल आ रही है यहाँ पे, तो आप अपने शिप से लॉन्च कर सकते हो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी, या कुछ और कम डिस्टेंस से भी इसको आपका न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है ना, क्लोज रेंज से भी, यही नहीं कि 5 किलोमीटर दूरी पे ये तभी आप इसको न्यूट्रलाइज करोगे, नहीं, क्लोज रेंज से भी इसको किया जा सकता है, इंक्लूडिंग स्कीमिंग टारगेट्स। स्कीमिंग टारगेट्स वो टारगेट होते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो एंटी शिप मिसाइल होती है, जो कोई दुश्मन देश है वो ऐसी मिसाइल यूज कर रहा है जिसको रडार से बचाया जा सके, या आईआर जो आपकी इंफ्रारेड
टेक्नोलॉजी होती है डिटेक्ट करने की, इनको मिसाइल्स को डिटेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है, रडार होते हैं, उनकी नज़र से इसको बचाया जा सके। ऐसी मिसाइल अगर कोई दुश्मन देश लॉन्च करता है तो उसको भी इसको क्या डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ये इसमें बताया गया। इसके डिजाइन की बात करें, डिजाइन तो इसका यही है कि एयरबोर्न थ्रेट्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर की हाइट तक की एल्टीट्यूड को क्या है मार गिरा सकता है। ठीक है, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। और इसका डिजाइन किस मिसाइल पे बेस्ड है? अस्त्र मिसाइल पे बेस्ड है। अस्त्र मतलब विपन होता है, हिंदी में जो अस्त्र वर्ड होता है उसका मतलब विपन, विपन। ठीक है ना? तो वेपन्स जो होते हैं वो अस्त्र मिसाइल की जो डिजाइन उस पे बेस्ड है। अब उसके डिजाइन के बारे में हम जानेंगे, मगर ये क्या है कि जिस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल जो होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, यानी कि एयर से एयर में ही लॉन्च की जाएगी और एयर में कोई थ्रेट है उसको ये मार गिराएगी। ठीक है, उसको मार गिराएगी। तो एयर से एयर में ही इसको लॉन्च किया जाता है। सॉरी, मतलब एयर में लॉन्च किया जाता है और एयर में जो मिसाइल आ रही है उसको ही मार गिराती है। तो इस तरह से। अब बियॉन्ड विजुअल अस्त्र की हम बात कर रहे हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि ऐसी मिसाइल जो कि 35 किलोमीटर तक तो आपको दिखाई दे और उसके बाद आपको वो दिखाई ना दे, यानी कि 35 किलोमीटर, सॉरी 37 किलोमीटर तक की रेंज विद इन और बियॉन्ड 37 किलोमीटर तक ये बोली जाती है बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, अस्त्र मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। इंडिया की फर्स्ट एयर टू एयर ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी। ठीक है, ठीक। अब इसे डेवलप डीआरडीओ ने किया था, नो डाउट। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मतलब एयर टू एयर मिसाइल जो कि 20 नॉटिकल माइल्स तक आपका ये वर्क करती है, मतलब दिखाई देती है, उसके बाद दिखाई नहीं देगी। इसके फीचर्स ये होते हैं, इसमें क्रूसीफॉर्म्स विंग्स लगे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए इस तरह से, ये आपकी क्रॉस, जैसा क्रॉस आपके जो थे जीसस क्राइस्ट थे उन्हें क्रॉस पे लटका दिया गया था, उनका क्रूसिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पे ये वर्ड वहां से लिया गया है, क्रूसीफॉर्म्स विंग्स। यानी देख रहे हैं ना आप, एक ऐसा लगा हुआ है इसके नीचे और एक ऐसे, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये लगे हुए होते हैं। इनका ये 4 विंग्स लगे होते हैं। इनका काम यही होता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जब ये चल रही होती है इसकी प्रोजेक्टाइल को स्टेबिलिटी, प्रोजेक्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और थ्रस्ट थ्रस्ट वेक्टरिंग कहाँ से प्रोवाइड होती है? इसको थ्रस्ट कहाँ से मिलता है? जो ये आपका थ्रस्ट वेक्टर्स लगे होते हैं, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगा होता है, सिस्टम लगा होता है। ये क्या आपका रोटेट करता है, रोटेट मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करता है। एंगुलर वेलोसिटी को ये आपका क्या है मैनिपुलेट करता है। कैसे? मान लीजिए इसके पीछे से आपका यहाँ पे जेट निकलेगा, यानी कि गर्म हवाएं निकलेगी, अंदर फ्यूल जलेगा, ये जेट इंजन से अंदर फ्यूल जलेगा, फ्यूल जल के क्या पीछे को गर्म हवा निकलेगी, थ्रस्ट के साथ निकलेगी, और पीछे को जितनी स्पीड से निकलेगी उतने को ही आगे की तरफ इसका थ्रस्ट लगेगा। तो ये ऐसे, मान लीजिए अभी ऐसे है तो ये थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो सकता है, मतलब ये एक एंगल पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमता है। तो जब ये, अब मान लीजिए यहाँ घूम रहा है पर ये ऐसा हो गया तो नीचे को आपका वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो जब वेलोसिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसे भी आपका एंगल में अलग अलग एंगल में मोड़ता है, यानी कि इसको रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करने का ही काम करता है। तो ये इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन इसकी चेंज करेगा, ये नीचे को लेके जाएगा या इसको ऊपर को उठाएगा, इस तरह से। तो ये काम करता है ये वाला आपका थ्रस्ट जो वेक्टरिंग है। ठीक। अब इसका कैनिस्टर सिस्टम में ये है कि आपके यहाँ पर सॉलिड फ्यूल भी लेके जाना होता है, इसमें लिक्विड फ्यूल भी लेके जाना होता है, तो वो सेफ रहे और सेफ एनवायरनमेंट और उनकी लाइफ लंबी रहे, ऐसा सिस्टम, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। कहाँ पे? कैनिस्टरिंग जो सिस्टम होता है, कैनिस्टाइज सिस्टम यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। आगे बढ़ता है, इसके अंदर एक शाफ्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। शाफ्ट टेक्नोलॉजी में ये होता है कि एक ट्यूब होती है, ट्यूब्स के अंदर आपके फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के ऊपर कोटिंग की जाती है, एल्यूमिनियम और जिंक की कोटिंग की जाती है। इसके अंदर ऐसी पैलेट्स भर दी जाती है, ये पैलेट्स भर दी गई, इसको पैक करके जो आपको यहाँ पे जेट है, जेट के पीछे लगा दिया जाता है। जब आपका जेट ट्रेस किया जा रहा हो किसी दुश्मन देश की मिसाइल से, या कोई दुश्मन देश की मिसाइल आपके जेट पे दागी जा रही है, तो उसको भ्रमित करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जेट क्या है इजेक्ट किए जाते हैं, सॉरी ये पैलेट्स इजेक्ट की जाती है बाहर की तरफ। जब ये पैलेट बाहर एनवायरनमेंट में आती है तो इस तरह का ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, धुआं जो फॉग क्रिएट कर देती है। इस फॉग में आपके जेट को इतना टाइम मिल जाता है कि वो गायब हो सके। तो जो दुश्मन देश की मिसाइल है, ये दुश्मन देश का जेट है, वो आपको देख नहीं पाएगा कहाँ गायब होगा। इसलिए आपको ये एस्केप है, ये काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है। काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी मतलब कि
किसी दुश्मन देश ने ऐसा मेजर लिया है, ऐसा वो किया है कि आपके ऊपर मिसाइल दाग दी है, तो आप ऐसा काउंटर मेजर लोगे, ऐसी तकनीकी अपनाओगे जिससे कि उसको काउंटर कर सको, जिससे कि उसकी आप रेडियो फ्रीक्वेंसी में ना आ सको, ठीक है, उसके रडार में आप ना आ सको। तो ये रडार को चकमा देने के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिफ्लेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये शार्प टेक्नोलॉजी ये पूछी जा सकती है, हालांकि ये उसमें नहीं था, करंट अफेयर्स में नहीं दिया है, मगर मैंने अलग से डाला है ताकि आप जब आप वर्टिकल रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आप जान सको। डीआरडीओ की और भी कई 3 वेरिएंट है इंडिजीनियसली जो डेवलप किए, शॉर्ट रेंज शार्प रॉकेट, ठीक है, मीडियम रेंज शार्प रॉकेट और लॉन्ग रेंज शार्प रॉकेट, ये भी इसने डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ जो है, इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका रहता है? डिफेंस मिनिस्ट्री का रहता है। ये वो इसका काम यही है कि आपके जो इंडियन नेवी है, आपकी इंडियन आर्मी है, इसको वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोवाइड कर सके, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे कपड़े, ऐसे जैकेट्स, ऐसी हथियार बना सके अपनी आर्मी के लिए, नेवी के लिए, जिससे कि आपके वर्ल्ड क्लास हो, ये ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सके, जैसे यूएस बना रहे, आपकी डेवलप कंट्रीज बना रही है, उनके इक्विवेलेंट, यानी कि उनसे बेहतर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सके। तो डीआरडीओ उस दिशा में बहुत बढ़िया और बहुत उच्चतम दर्जे का काम कर रहा है। ये डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम पढ़ ही चुके, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सिस्टम बनाने का काम कर रहा है। इसे स्टेब्लिश किया गया था 1958 में। 1958 में 3 डिपार्टमेंट साथ आए थे। पहला डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि इंडियन आर्मी का था, क्योंकि इंडियन आर्मी पहले खुद के लिए ही काम कर रही थी, मगर उसे लगा कि भाई हम इस पे भी ध्यान दे रहे हैं और हम डिफेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दूसरे को काम दे दिया जाए। तो ये काम दे दिया गया डीआरडीओ। तो डीआरडीओ कैसे बनी? जो इंडियन आर्मी की ब्रांच थी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट खुद ही करती थी इंडियन आर्मी, तो उसकी आर प्लस डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ये प्लस डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलके क्या बनी? डीआरडीओ बनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, डीआरडीओ पहले एक अलग संस्था नहीं थी, डीआरडीओ को मिलकर बनाया गया, 3 आर्मी ने मिलकर बनाया, ठीक है। डीआरडीओ के अंदर एक और ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो कि बड़ा फेमस है, जिसके अंदर ही ज्यादातर सारी मिसाइल्स डेवलप की जा रही है, ठीक है। वो कौन सा प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत ही प्रसिद्ध फ्लैगशिप प्रोग्राम है डीआरडीओ का। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कुछ आपके जो मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके डीआरडीओ के द्वारा, वो कुछ नाम ऐसे: हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, ठीक है, अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसे स्मार्ट सिस्टम भी बोला जाता है, और रुद्रम मिसाइल। तो ये सारी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप की है। अगला आर्टिकल हमारा बैंड टॉयड गीको के बारे में। गीको एक तरह की छिपकली होती है, रंग बिरंगी छिपकली होती है। तो ये अभी क्या हुआ है, ये न्यूज इसमें आया कि इसकी तो वैसे नई स्पीसी हर बार कहीं ना कहीं से मिलती रहती है, हर दूसरे तीसरे महीने में, मगर ये अभी कहाँ से मिले? अगस्ता मलाई एक जगह है, जो कि आपका कुछ पार्ट, जो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कुछ पार्ट केरला में और कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु में, यानी कि कंबाइंड है दोनों स्टेट में। तो अगस्ता मलाई जो जगह है, वहां से इसको ढूंढा गया है। इसका नाम है बेंटोइड गिको, ये एक तरह का आपका टेक्निकल नेम होगा। वैसे तो सीधी देसी लैंग्वेज में छिपकली है हमारे लिए, तो चाहे कुछ भी नाम रख लीजिए, छिपकली ही कहेंगे हम तो इसको, ठीक है। तो इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, कायरोटोडैक्टाइलस अरविंदी, ठीक है। अरविंदी जो नाम आया, अब आपको पूरा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस अगर अरविंदी इसका नाम पूछ भी लिया जाए, पहले तो पूछा नहीं जाता है, पूछ भी लिया जाए तो आपको अरविंदी से पता लगता है। अरविंदी नाम इसलिए रखा है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिटेक्ट किया उसका नाम एन ए अरविंद है। ये साउथ इंडियन के साइंटिस्ट है, जिसको मेटाकोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो इनमें छिपकलियों में, इनमें ही इंटरेस्ट लेते हैं ढूंढने में, जीव जंतु में, उनको मेटाकोलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसने क्या डिस्क्राइब करता है, ये इसकी डिस्टिंक्टनेस कि बिल्कुल अलग है सभी छिपकली से। मॉर्फोलॉजिकली जो इसकी सरफेस की स्ट्रक्चर है थोड़ी अलग है, ठीक है। और इसका मोलिकुलर डीएनए का जो डाटा आपको इनको मिला है साइंटिस्ट को, वो बिल्कुल अलग है बाकी छिपकलियों से, तो इसलिए डिस्टिंक्टनेस बोली जा रही है कि बिल्कुल अलग है। तो आप इसमें पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये रही अगस्ता मलाई, ठीक है, ये तमिलनाडु में मिलेगा आपको, थोड़ा पार्ट केरला में मिलेगा, और अगस्त मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं, ये इसकी पिक्चर है, तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगे के चलते हैं, जैसे सांप हुआ, छिपकली हुई, और भी कई सारे ऐसे कीड़े हुए, कीड़े मकोड़े हुए जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया गया है। पेरियार हुआ, अन्नामलाई हुआ, नीलाम्बूर हुआ, नीलगिरीज हुआ, बांदीपुर, मुडुमलाई हुआ, मल्लाद हुआ। ठीक है, सारे आपके रिजर्व दिखाए गए। ठीक है, ये आपके सभी कॉन्टेंट्स में मिलते हैं, बस एक कॉन्टेंट को छोड़ के। कहाँ पे? अंटार्कटिका में नहीं मिलेगी, बाकी सभी जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ये कलरफुल होती है, पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे। और कितने कलर चाहिए, सारे कलर तो इसमें आ ही गए हैं। ठीक है, अब इसने ऐसा एडेप्टेशन किया हुआ है, सारी जगह सारे एनवायरनमेंट में, सारी उसमें रह सकती है, जंगलों में, रेन फॉरेस्ट जंगलों में भी रह सकती है, डेजर्ट में भी रह सकती है, हर एक टाइप की क्लाइमेट में रह सकती है, कोल्ड क्लाइमेट में रह सकती है, माउंटेन्स में रह सकती है। ठीक है, ओवर द पीरियड इसने अपने आप को ऐसे एडेप्ट कर लिया है कि जिसके फिजिकल फीचर्स है इसके ऐसे हो गए हैं कि ये सरवाइव कर सकती है आपकी, मतलब प्रीडेटर्स के बीच में सरवाइव करने की इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है, यानी अपना ये चेंज कर सकती है उसी तरह से। जैसे कि एक इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, अगर प्रीडेटर जैसे मान ली सांप है, सांप ने इसकी पूंछ को पकड़ लिया, तो इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, अपनी पूंछ को शेड कर देगी, यानी छोड़ देगी, पूंछ को हटा देगी और भाग जाएगी। तो सांप के मुंह में क्या है? सिर्फ पूंछ पूंछ रह जाएगी, ये बाकी अपनी यानी कि जान बचाने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है ये। और इसके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी है, ये जो पूंछ है ना, पूंछ किस काम में आती है? इसका जो चढ़ने के काम में आती है। अगर ये पहाड़ी पे चढ़ रही है तो उसका बैलेंस बनाती है। ये पूंछ आपका फ्यूल टैंक की तरह काम करती है, यानी कि इससे फैट फैट जब बर्न होता है, एनर्जी मिलती है ना आदमी को, तो फैट की तरह काम करती है, फैट स्टोर होता है। ये एक तरह का आपका जो कलर चेंज कर लेती है, कैमोफ्लेज। जैसे कि आपका गिरगिट होता है ना, क्या कहते हैं ना हम आदमी को कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो वो रंग बदलने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। जैसे कि मतलब अगर वो जंगल में है, हरी चीजों पे, हरे पेड़ पत्तों पे, तो अपना कलर हरा कर लेगा। अगर टमाटर पे बैठा हुआ तो अपना कलर लाल कर लेगा। अगर आप मैंगो पे बैठा है, अपना कलर येलो कर लेगा, ताकि उसको पहचाना ना जा सके आसानी से, जब तक कि बहुत पास ना आ जाए कोई आदमी या कोई ऐसा प्रीडेटर उसके। तो वो कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, ताकि पहचाना ना जा सके। ठीक है, और ये अपनी टेल को छोड़ देते हैं, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। ये नॉक्टुरल है, यानी कि रात्रि रात्रि चर है, यानी कि निशाचर जिन्हें हम बोलते हैं, रात्रि में चढ़ते हैं, रात्रि में खाते पीते हैं, रात्रि में जागते हैं। मगर ऐसा नहीं है, ये दिन में भी काम करते हैं। ठीक है, जब इन्हें मैटिंग करनी होती है दिन में ये जागते हैं, तो ऐसा नहीं है, मगर जनरली ये नॉक्टुरल नेचर के होते हैं। इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं, और फूलों का रस भी ये पीते हैं। यानी कि आपके तितलियों की तरह भी इनकी नेचर होती है। ठीक है, गीको जो है आवाज करते हैं, जैसे कि आपकी छिपकलियां और आवाज करती है ना, चिर 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 की आवाज करती है, चिप चिरपिंग की, बार्किंग की, क्लिम्बिंग की आवाज करती है अपने डिफेंस के लिए। ये बताते हैं कौन प्रीडेटर इनके पास में है, तो बाकी अपनी साथियों को ये क्या आगाह कर देती है कि हाँ, ये प्रीडेटर यहाँ पे है, तो इसलिए बच के रहना, उसी टाइप की आवाज निकालती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है गीकों की, तो उन्हीं की स्पीसीज के क्लासिफिकेशन पे इन्हें इनकी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, अलग अलग प्रोवाइड की गई। जैसे कि कुछ को लीस्ट कंसर्न में डाला गया, कुछ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।